पहले हमने आपको बता लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। हम क्या पढ़ रहे हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसके अंदर हमने देखा फूल की संरचना क्या होती है, फिर हमने देखा कि फूल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि किस तरीके से लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। हर एक चीजें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि दोहरा निषेचन। अब देखो बेटा, दोहरा निषेचन जानने से पहले हमने एक संरचना देखी थी जिसको हम कहते थे एम्ब्रियो शैक। तो यहाँ पे बेटा एम्ब्रियो शैक में देखे थे ये सेल होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसका नाम क्या होता है। और बेटा ये जो 3 वाली सेल होती है इसका नाम क्या होता है, आप जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। बेटा ये जो 3 सेल होती है ना, इसको हमने कहा था एंटीपोडल सेल, है ना, याद है आपको। फिर हमने इस वाले सेल को हमने एक सेल कहा था, ठीक है। अब देखो, जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही मेल गैमीट आता है, जब मैं आपको बता रही थी कि पोलन ग्रेन के पास 2 सेल होती है ना। 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर 2 सेल कंडीशन होती है, 40% के अंदर 3 सेल स्टेशन होती है। और 3 सेल कैसे होते हैं, 2 सेल कैसे होते हैं, ये हमने आपको डिटेल में बताया है। जब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होंगे तो वो 2 सेल कंडीशन होगी, पर अगर जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बना देगा तो 3 सेल कंडीशन हो जाएगी, एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट, है ना। अब देखो, जैसे ही मेल गैमेट आएगा, ये वाली कंडीशन हमने कल बताया था कि यहाँ से पोलन ट्यूब ओरिजिनेट करेगा। फिर क्या होगा, पोलन ट्यूब कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, जर्म पोर से, है ना, जनन छिद्र के द्वारा। फिर बेटा ये क्या करेगा, ये सिनर्जिड के पास आएगा और सिनर्जिड इसको एक मेल गैमेट को एक सेल के पास भेज देगा, और जो एक मेल गैमेट होगा इसको कहाँ भेजेगा, इसको भेजेगा सेंट्रल सेल के पास, है ना। तो जैसे ही ये मेल गैमेट अपने सेल के पास पहुंच गया जिसके पास इसको जाना है, तो बेटा ये क्या करेंगे, सिनर्जिड खत्म हो जाएंगे और एंटीपोडल सेल खत्म हो जाएंगे। अब बचा क्या, बचा कितने सेल, एक सेल बचा हुआ है, यहाँ पे मेल गैमेट बचा हुआ है, यहाँ पे सेंट्रल सेल बचा हुआ है और एक मेल गैमेट बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बचे हैं, यहाँ पे 5 न्यूक्लियस का काम है हमें, ठीक है। अब देखो, एक जो मेल गैमेट आया है वो क्या करेगा, वो एक सेल मतलब कि अंड कोशिका से रिलेशन के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। अंड सेल या फिर एक सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। अब ये एक सेल के साथ फ्यूज करने पे बेटा बनाएगा 2n की कंडीशन, क्योंकि एक n कहाँ से है, नर युग्मक का, एक न्यूक्लियस किसका है, एक सेल का, तो बन रहा है 2n कंडीशन युग्मनज मतलब कि जाइगोट, ठीक है। अब यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया एक मेल गैमेट का काम क्या हो गया। एक मेल गैमेट क्या किया बेटा, एक सेल के साथ फ्यूज किया, युग्मनज बनाया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंगेटि संलयन कहते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा जो एक सेल है ये क्या करेगा, एक नर, दूसरा जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, ध्रुवीय केंद्रक मतलब 2n कंडीशन वाली, जो सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस है तो उसको हम 2n कर रहे हैं, उसको ध्रुवीय केंद्रक कर रहे हैं, या फिर इसको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं द्वितीय केंद्रक, क्योंकि यहाँ पे 2 केंद्रक है, ठीक है। तो इसके साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n की कंडीशन बनाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इस वाले प्रोसेस को हम करते हैं, इसमें ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है ना, त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है, ठीक है। और ओवरऑल हम देखेंगे तो यहाँ पे इधर 2 न्यूक्लियस है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है, मतलब कि 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, दोहरा निषेचन के अंदर, ठीक है। अब देखो, जो भ्रूण कोश है, यहाँ पे भ्रूण बन रहा है, यहाँ पे भ्रूण कोश बन रहा है, ठीक है। भ्रूण कोश के नाम में ये भ्रूण कोश मतलब कि पोषण देने वाला, और किसको, भ्रूण को, ठीक है। तो अगर ये भ्रूण को नरिशमेंट दे रहा है, भ्रूण को पोषण दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये पहले बना होगा, है ना। तो यही चीज होती है, सबसे पहले ट्रिपल फ्यूजन होता है और ये दूसरे नंबर पे होता है सिंगेमी, ठीक है। अब देखो पहले क्या होगा, पहले बेटा ये होगा पहले क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण होगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, बट जिसके अंदर होगा, जिस कोशिका के अंदर होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना। अब देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे हो रहा है, विकास के आधार पर 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है बेटा स्वतंत्र केंद्रक भ्रूण कोश, मतलब कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक कोशिका है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है, मतलब यहाँ पे
केंद्रक का स्वतंत्र रूप से विभाजन हो रहा है। अगर केंद्रक का स्वतंत्र रूप से विभाजन होगा तो यहाँ पे बेटा एक कंडीशन होगी जिसको हम कहेंगे बहुकेंद्रक की अवस्था, ठीक है, या फिर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। बातें समझ में आ गई? अब यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो ऐसी कौन सी सेल होती है जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं? बेटा आपने क्लास 11th में कौन सी कोशिका पढ़ी है जहाँ पे बहुत सारे, उस कंडीशन को हम सिनोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। पर यहाँ आपकी 12th एनसीईआरटी में दिया है नारियल पानी का एग्जाम्पल, ठीक है। जो नारियल पानी होता है वहाँ पे बहुकेंद्र की अवस्था देखने को मिलती है। वहाँ पे किस तरीके का भ्रूण कोश का निर्माण होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब देखो एक होता है कोशिकीय अवस्था, कोशिकीय एंडोस्पर्म। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही एक न्यूक्लियस विभाजित किया तुरंत क्या करेगा? तुरंत सेल का निर्माण होगा। जैसे ही न्यूक्लियस विभाजित करेगा तुरंत सेल का निर्माण होगा। इस तरीके से होता है ना बच्चे? तो ये वाली कंडीशन आपको गिरी के अंदर देखने को मिलता है। नारियल के अंदर जो व्हाइट कर्नल वाला पार्ट होता है जो हम खाते हैं, गिरी बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? वहाँ पे आपको कोशिकीय भ्रूण कोश वाली कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब कि सेलुलर एंडोस्पर्म वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई किस तरीके से पीईएन का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से भ्रूण कोश का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखो अब भ्रूण कोश बन चुका है, अब क्या बनेगा? अब युग्मनज का डेवलपमेंट होगा, मतलब कि जाइगोट या फिर एम्ब्रियो का विकास होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा? भ्रूण का विकास होगा। पहले क्या हुआ? पहले भ्रूण कोश का विकास हुआ, फिर क्या हुआ? भ्रूण का विकास। आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भ्रूण कोश का जो विकास होता है वो भ्रूण के पहले होता है या फिर बाद में होता है? तो आप आंसर मार्क करोगे पहले होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो कोशिका है यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सेल के साथ नर युग्मक फ्यूज कर रहा है, तो नर युग्मक फ्यूज करेगा तो यहाँ पे 2 सेल कंडीशन बनेगी। एक पहले एक सेल कंडीशन बनेगी, उसको हम जाइगोट कहेंगे, और जाइगोट विभाजित करेगी अनुप्रस्थ अवस्था में और हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स दोनों सेक्शन में ये डिवाइड करेगी, खुद को ग्रोथ कराएगी, ठीक है। तो बेटा पहली जो कंडीशन बनती है इसको हम ग्लोबुलर मतलब कि गोलाकार सेल की कंडीशन बनती है। फिर विभाजन के दौरान क्या बनती है? हार्ट शेप मतलब कि हृदय के आकार का बनता है, और फिर उसके बाद परिपक्व मतलब मैच्योर अवस्था दिखती है, ठीक है। अगर हम ग्लोब्यूलर की बात करेंगे बेटा तो ग्लोब्यूलर मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। पर अगर हम हार्ट शेप, क्योंकि यहाँ पे क्या बीजपत्र का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये बीजपत्र है, कॉटलीडांस है, तो ये कॉटलीडांस कहाँ पे देखने को मिलेंगे? डाइकॉट वाले सीड में, ठीक है। डाइकॉट वाले सीड के अंदर आपको ये वाली कंडीशन भी देखने को मिलेगी, हार्ट शेप एंड मैच्योर, परिपक्व वाले, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। मोनोकॉट और डाइकॉट में हमने विभाजित किस तरीके से किया। अब देखो एक डाइकॉट सीड की संरचना कैसे होती है? डाइकॉट सीड का और मोनोकॉट सीड का, ठीक है बेटा। अब देखो डाइकॉट, ये जो दोनों डायग्राम है वो लर्निंग के लिए आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो ये डाइकॉट में क्या होता है? सबसे पहले प्रीम्यूल होता है जिसको हम प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर क्या करेगा बेटा? ये स्टेम का डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है। जब हम जमीन के अंदर बीज को बोते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? एक पार्ट होता है उसमें 2 तरीके से डिवीजन होता है, एक तो ऊपर बढ़ता है और एक नीचे बढ़ता है। नीचे जो बढ़ता है उसको हम रूट कहते हैं, ऊपर जो बढ़ता है उसको हम स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रांकुर प्रीम्यूल होगा वो स्टेम का डेवलपमेंट कराएगा। और बेटा ये क्या होते हैं? ये 2 है बीजपत्र, क्योंकि ये डाइकॉट सीड है इसलिए यहाँ पे 2 बीजपत्र देखने को है, ठीक है। इसको हम कॉटिलिडॉन कहते हैं, ठीक है। बीजपत्राधार इसको हम कोलेक्टाइल कहते हैं। और यहाँ पे मूलांकुर है रेडिकल जो कि रूट का डिवीजन करवाता है, और मूल गुप क्या करता है बेटा? रूट कैप, जो कि रूट को ढकने और प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। अब देखो ये मोनोकॉट सीड की बात कर रहे हैं, मोनोकॉट सीड की बात कर रहे हैं, तो मोनोकॉट के अंदर क्या है? यहाँ पे मोनो मतलब एक, कॉट का मतलब हो गया कि बीजपत्र, ठीक है। तो एक बीजपत्र के अंदर एक ही बीजपत्र होगा, द्विबीजपत्र के अंदर 2 बीजपत्र होगा, यहाँ पे जो था, ठीक है। अब देखो बेटा एक बीजपत्र इसका बहुत ज्यादा डेवलप है, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम, ठीक है। और एक जो बीजपत्र है वो अधिक विकसित नहीं है, अधिक हो रखा है, मतलब कि ये रिड्यूस हो गया है, खत्म की कंडीशन में हो गया है, इसको हम इपीब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको प्रांकुर चोल देखने को मिलता है, यहाँ पे प्रांकुर था, प्लीम्यूल था, बट ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, अविभाजित है, ठीक है, अविभाजित है। अविभाजित औषध है, मतलब कि
क्या है बेटा, अनडिफरेंशिएटेड सीथ है जो क्या कर रहा है, रूट का डेवलपमेंट कराएगा, स्टेम का डेवलपमेंट कराएगी। और बेटा ये जो प्रोरोगोसिस है ये क्या, रूट का जहाँ से डेवलपमेंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोरोगोसिस। मूलांकुर जहाँ से रूट का डेवलपमेंट होगा, मूल ग्रुप यहाँ पे भी है। ठीक है बेटा, ये आप लेवलिंग याद रखोगे। आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हम दो चीज देखते हैं, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। जब दो मेल गैमेट आते हैं, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करता है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, यूग्मनज बनता है। फिर ट्रिपल फ्यूजन के अंदर 3 सेल लाइन के अंदर आप देखोगे एक नर युग्मक जो होगा, मेल गैमेट जो होगा, वो क्या करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, जिससे क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जहाँ पे डेवलप करता है, उसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये भ्रूण कोश है, मतलब कि भ्रूण को पोषण दे रहा है। तो भ्रूण को पोषण कब देगा, जब भ्रूण कोश का निर्माण होगा, तभी तो भ्रूण का निर्माण होगा, क्योंकि ये भ्रूण कोश है, ये भ्रूण को पोषण दे रहा है ना। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, भ्रूण कोश का विकास कैसे हो रहा है। तो भ्रूण कोश का विकास दो तरीके से हो सकता है, एक या तो स्वतंत्र केंद्रक भ्रूण कोश का निर्माण हो, या फिर कोशिकीय भ्रूण कोश का निर्माण हो। अगर केवल सेल के अंदर न्यूक्लियस ही डिवाइड करते जा रहे हैं, न्यूक्लियस ही विभाजित करते जा रहे हैं, तो बहुकेंद्रकी या फिर मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या होता है, आपको इसका एग्जाम्पल नारियल पानी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमने देखा कोशिकीय भ्रूण कोश, जहाँ पे क्या होता है, हर एक न्यूक्लियस के डिवीजन करने के बाद वहाँ पे सेल वॉल का भी निर्माण होता है। तो बेटा ऐसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कोशिकीय भ्रूण कोश कहते हैं। ये आपको व्हाइट कर्नल मतलब कि गिरी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमने युग्मक का निर्माण किया। युग्मनज का जब निर्माण करते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो पहले 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे कंडीशन बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स दोनों सेक्शन में डिवीजन होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ग्लोब्यूलर बनती है, मतलब कि गोलाकार अवस्था बनती है। फिर हर्ट से बनती है, हृदय के आकार की बनती है। फिर उसके बाद क्या बनती है, मैच्योर परिपक्व कंडीशन बनती है। ग्लोब्यूलर, मोनोकोट और डाइकोट दोनों में सेम होती है, पर अगर हर्ट से और परिपक्व मैच्योर की बात करेंगे तो ये केवल डाइकोट में देखने को मिलती है। फिर हमने ये जो डायग्राम देखा डाइकोट और मोनोकोट का, उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। जल्दी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हमने देखा कि भ्रूण कोश और भ्रूण कोश का निर्माण क्या होता है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि दोहरा निषेचन क्या होता है ना। अब देखो, अब हम देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी चीजें होती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरीके से चेंज होती है। ठीक है, मतलब अगर अंडाशय है तो वो फल के अंदर चेंज हो जाएगा, बीजांड है तो वो बीज बनाएगा, अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण की बात करेंगे तो ये सीड कोट बनाएगा। अध्यावरण जो भी होता है मतलब इंटेगुमेंट होता है, वो बीज चोर बनाता है, मतलब सीड कोट बनाता है। पर अगर बाह्य है तो उसको टेस्टर कहेंगे, अगर अंतर है तो उसको हम क्या कहेंगे, टेगमेंट कहेंगे। ठीक है, फिर जो सहायक कोशिकाएं एंटीपोडल सेल थी, ये दोनों सेल अब्रेस्ट हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, बातें समझ में आई। और देखो ध्रुवीय न्यूक्लियाई जो है वो क्या करेगा, वो PEN बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, न्यूक्लियस बनाएगा, मतलब कि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाएगा। ठीक है, अंडकोशिका जो एक सेल है वो युग्मनज या फिर भ्रूण का निर्माण करेगी, और बीजांडकाय न्यू सेलर जो है ये भी मोस्टली में क्या होता है, अपभ्रष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पर कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे चुकंदर, काली मिर्च, कैस्टर, इन सब में क्या होता है, परिभ्रूण कोश बनाती है। मतलब ये क्या होता है, ये अवशिष्ट की तरीके से रहता है। ठीक है, तो उसको हम परिभ्रूण कहेंगे या फिर पेरिस्पर्म कहेंगे। बातें समझ में आई। अब देखो पहली चीज बीज हम स्टार्ट करते हैं कि बीज क्या होता है, बीज कैसे बनता है। तो बेटा बीज जो होता है ना, वो क्या होता है, वो दो भाग मतलब दो तरीके से डिवाइडेड होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एल्ब्यूमिनस मतलब भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, और कुछ जिन्हें हम नॉन एल्ब्यूमिनस गैर भ्रूणपोषी कहते हैं। अब इनको भ्रूणपोषी और गैर भ्रूणपोषी क्यों कहते हैं, है ना। तो क्योंकि बेटा जो भ्रूणपोष है ना, एल्ब्यूमिनस के केस में क्या होगा, जब भ्रूणपोष क्या करता है, युग्मनज जब बनता है तो उसको क्या करता है, पोषण देता है। तो पोषण देने के बाद भी मतलब युग्मनज का जब डेवलपमेंट हो गया तब भी कुछ भ्रूणकोश बचा रह गया, कुछ एंडोस्पर्म बचा रह गया, तो उसको हम एल्ब्यूमिनस कहेंगे या फिर एंडोस्पर्मिक कहेंगे।
अगर जब युग्मनज का निर्माण मतलब कि एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा तब भी कुछ एंडोस्पर्म बचे रहते हैं, ठीक है। और नॉन अल्ब्यूमिनस की बात करेंगे, गैर भ्रूणपोषी की बात करेंगे, तो जैसे मटर, मूंगफली, सेब, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, सारा एंडोस्पर्म युग्मनज के निर्माण में खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो बीज के फायदे क्या है। अब देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि बीज है जैसे गेहूं रखा है तो वो हर मौसम में ग्रो नहीं करता, हर मौसम में अंकुरित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जब फेवरेबल कंडीशन होगी, उसको अपने अनुकूल एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको अच्छे से पानी मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। पर अगर जब तक ये ग्रो नहीं करता है, उस कंडीशन को कहते हैं बीज प्रसुप्ता, डोरमेंसी, ठीक है। बातें समझ में आ गई। अब देखो बीज की जीवन क्षमता क्या होती है, ऐसी कौन सी क्षमता होती है कि बीज ग्रो कर सकता है। जैसे गेहूं चावल की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, एक साल बाद ग्रो करते हैं। जैसे अभी मान लो कि अक्टूबर में गेहूं क्या कर रहा है, अंकुरित हो रहा है। अब अगले साल के अक्टूबर में ये अंकुरित होगा, तो इसकी क्षमता क्या है, 1 साल की है, ठीक है। पर कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनकी बहुत लंबी क्षमता होती है, जैसे लुपिनस आर्किटिकस, इसकी मैक्सिमम क्षमता क्या है, 10,000 साल। और फिनोइक्स डेक्टाइलिफेरा, इसकी 2,000 साल, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से फोकस करके दिया है, यहाँ पे आपको रेड से मार्क किया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बीज के अंकुरण के लिए पानी की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आर्द्रता की जरूरत होती है, नमी की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो इतनी बातें समझ में आ गई। अगर उसको सारी चीजें अच्छे से मिलेंगी तब क्या हो जाएगा, तब सीड अंकुरित हो जाएगा, बीज अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। अब एक बीज के फायदे क्या होते हैं, बीज के फायदे क्या हैं, हम क्यों चाहते हैं कि बीज बने, तो बीज क्या करेगा, प्रकीर्णित हो सकता है, क्योंकि बीज जो होगा प्रकीर्णित होकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। अब प्रकीर्णित कैसे होगा, ऐसे तो नहीं कि उसके पास पैर होते हैं कि वो दूसरी जगह पे चला जाएगा। क्या होगा, पक्षियों से या फिर किसी अदर एनिमल्स के साथ क्या हो जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा, मतलब कि दूसरी जगह पे चला जाएगा और वहाँ पे ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड चीज आती है कि सीड कोट, बीज के पास क्या होता है, जो सीड होता है, सीड के पास सीड कोट होता है, जिसको बीज चोल कहते हैं। ये क्या करता है, सीड को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बातें समझ में आई। और बीज जो होता है वो खाद्य भंडार होता है, इसके पास अबंडेंट फूड मटेरियल होते हैं, जो क्या करते हैं, आगे आने वाले जो पौधा ग्रो करेगा उसको मतलब कि एम्ब्रियो बनाने के लिए खाने की जरूरत होगी, पोषण की जरूरत होगी, तो वो भोजन यहाँ पे बीज के फॉर्म में ही स्टोर होता है, ठीक है। जब तक पौधा ग्रो करता है, जब तक उसमें रूट आते हैं, स्टेम आते हैं, तब तक ये इसको पोषण मिले, वो काम कौन करता है, सीड करता है, ठीक है। और सीड जो होता है वो आनुवंशिक विविधता को दर्शाता है, ठीक है। सीड क्या करता है, आनुवंशिक विविधता को दर्शाता है, क्योंकि ये लैंगिक जनन के फलस्वरूप मिला है। बातें समझ में आ गई। इस स्लाइड पे जितनी चीजें लिखी है सारी चीजें समझ में आई। पूर्व निषेचन अवस्था हमने देखी और निषेचन के पश्चात की अवस्था देखी। अंडाशय जो होता है वो फल में चेंज होगा, बीजांड जो होगा वो बीज में चेंज होगा। अध्यावरण की बात करेंगे तो ये सीड कोट में चेंज होगा। अगर बाह्य अध्यावरण है मतलब आउटर इंटेगुमेंट है तो वो टेस्टा बनाएगा। अगर भीतरी अध्यावरण है तो वो टेगमेंट बनाएगा। अगर सहायक कोशिका की बात करेंगे मतलब सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल की बात करेंगे तो वो डिग्रेड कर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ध्रुवी केंद्रक और अंड कोशिका मतलब कि एग सेल की बात करेंगे, ध्रुवी केंद्रक क्या बनाएगा, PEN बनाएगा, अंड कोशिका युग्मनज बनाएगी। विचारणिकाय मतलब कि म्यूसेलस जो होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। मोस्टली कंडीशन में ऐसा होता है, पर कुछ एक्सेप्शंस है जैसे बीटरूट, काली मिर्च, इन सब में क्या हो जाएगा, इसमें परिभ्रूण कोष बनाता है जिसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा बीज क्या होती है, बीज दो प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। एक तो अल्ब्यूमिनस सीड हो सकता है जिसके अंदर ब्रूडपोसी बीज हम कहते हैं, जिसके अंदर एंडोस्पर्म्स बचे होते हैं आफ्टर द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे कौन से सीड्स होते हैं, गेहूं, चावल, अरंडी और नारियल, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इसके अंदर एंडोस्पर्म बचे रहते हैं। पर अगर हम नॉन अल्ब्यूमिनस की बात करेंगे, गैर भ्रूणपोषी की बात करेंगे, जैसे मटर, मूंगफली, सेब, इनके अंदर भ्रूणपोष नहीं बचते हैं, ठीक है। अब देखो फिर हमने देखा बीज की जीवन क्षमता, तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होती है, ल्यूपिनस आर्किटिकस की 10,000 साल, फिनोलिक्स डाइकाइलिफेरा का क्या होता है 2,000 साल, ठीक है। बीज के अंकुरण के लिए पानी, मॉइस्चर
आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन, इन सब की जरूरत पड़ती है। अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो सीड ग्रो करेगा। फायदे की बात करेंगे तो सीड जो बीज होता है वो प्रकरणित कर सकता है। बीज चोल होता है जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। बीज के अंदर खाद्य भंडार होते हैं जो कि बीज को ग्रो कराने में मदद करता है और आनुवंशिक विविधता दिखाता है, क्योंकि ये लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।